हम लोग पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर जया गोयल आज की हमारी वक्ता हैं, वो उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं और उनके जो नियम और उनके जो मोटो हैं, जो उनका उद्देश्य है, उसको हम लोग ही पूरा करने के लिए कृत संकल्प हैं। उनके 3 मनीषियों के हम लोग ऋणी हैं। वो मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे JP अग्रवाल सर जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के जो चेयरमैन हैं श्री SS सराफ सर, उनके हम लोग ऋणी। इसके अलावा हमने उन मनीषियों के और अन्य गुरुओं से जो शिक्षा ग्रहण किया है, चाहे चिकित्सा के संबंध में हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा के संबंध में हो, उसको हम लोग अपने लोगों के बीच में प्रसारित करते हैं, ताकि उनके माध्यम से यह जन जन जागरण अभियान का हिस्सा बने और चिकित्सा का प्रचार और प्रसार हो। तो हम अधिक वक्त नहीं ले रहे हैं। आज डॉक्टर जया गोयल हमारे बीच हैं, जो चाइनीज TCM 7 से ट्रीटाइज 7 जो किताब है, उसमें से लाइफ सब्सटेंस चैप्टर है, उसको पहले विचार करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग दूसरे चैप्टर्स पे आएंगे।
to life substance. Over to Dr. Jaya. थैंक यू। लाइफ सस्टेंस हमने पहले भी अभी पढ़ रहे थे, उसमें हमने की के बारे में पढ़ा था, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा वो था कि किस तरह से हमारी बॉडी शरीर में की और बॉडी फ्लूइड वर्क करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है उनकी, और वो एक एक ऑर्गन का कैसे रिलेशन रहता है उससे। ये अभी तक हमने ये देखा था। अब हम आगे देखते हैं डिसहार्मोनीज ऑफ द की। तो की के क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं, विसंगतियां जो होती हैं वो देखते हैं, डिसहार्मोनीज ऑफ की। ये जो है 5 तरह की होती हैं। डेफिशिएंसी, की सिंकिंग, की स्टेगनेशन, की कॉन्ट्रावेक्शन एंड की एक्सेस। डेफिशिएंसी क्या होता है? कमी। किसी कारण से डेफिशिएंसी हो जाती है, शरीर में की कमी हो जाती है, विशेष तौर पे लंग की और स्प्लीन और किडनी की डेफिशिएंसी देखी जाती है, जिसे हम आगे के चैप्टर्स में वो डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते की सिंकिंग या फिर कोलैप्स। ये जब डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो सिंकिंग हो जाती है, मतलब कि और ज़्यादा कमी थी और ज़्यादा कमी में आ गए तो वो सिंकिंग या कोलैप्स में आ जाता है। ये जो होता है मेन केस इसमें स्प्लीन का होता है। ये जैसे हर्निया हो गया, प्रोलैप्स हो गए, या फिर किसी भी इस तरह का जो भी होता है, तो स्प्लीन की सिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। और उसको हम आगे स्प्लीन चैप्टर के में देखेंगे कि उसमें डिटेल में किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और क्या क्या उसके फिर स्टेगनेशन किसी स्थल पे रुक जाना। की का रुकना जो होता है वो स्टेगनेशन होता है। वो लिवर की का स्टेगनेशन बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि लिवर की हमने पहले पढ़ा था, वो चारों दिशाओं में काम करती है। तो अगर वो रुकती है कहीं पर तो उस चीज का को हम की स्टेगनेशन कहते हैं। फिर कंट्रावर्शन ऑफ की, जिसमें की का जो की है वो गलत डायरेक्शन में चल होती है, मतलब कि जो उसकी डायरेक्शन है उसकी जगह उल्टी डायरेक्शन में चलने लगती है, तो उसे कहते हैं कंट्रावर्शन ऑफ की। तो उसमें जैसे अगर स्टमक की का डायरेक्शन गलत है तो आपको बर्प्स आएंगे, मिचली होंगी, डकार आना है या उल्टी होना। ये सब जो इस तरह का जब कुछ होता है तो ये देखना कंट्रावर्शन ऑफ की में आ जाता है। और एक होता है एक्सेस ऑफ की, मतलब कि जहाँ पे की किसी पर्टिकुलर उसमें बढ़ जाती है तो वो एक्सेस ऑफ की होती है। अब हम वेरियस फॉर्म ऑफ की देखेंगे कि किस किस तरह की होती है। पहली होती है ओरिजिनल की। जो ओरिजिनल की वो होती है जो जन्म के समय जो होता है वो मिलती है, वो होती है ओरिजिनल ऊर्जा, ओरिजिनल जन्मजात ऊर्जा, या फिर ओरिजिनल की कहते हैं। इसमें लाइफ एसेंस और ओरिजिनल की दोनों वर्ग के जो जन्म के साथ मिलती है, और इसे पोस्ट हेवन की भी कहते हैं, जो हेवन से मिल रही है हमारे को, स्वर्ग से जो मिलती है उस चीज का जो वो है, तो उसको पोस्ट हेवन किया वो पोषण करती है। तो ये जो ओरिजिनल की के 2 प्रकार होते हैं, एक तो ओरिजिनल येन की और ओरिजिनल यांग की। ओरिजिन ये जो होती है हमारे जो ओरिजिनल की, जो हमारे को प्री हेवन की है, ये हमारे जो किडनी है उसमें इकट्ठी रहती है, उसमें कलेक्टेड रहती है, और ये जो शरीर का लिक्विड एसेंस के थ्रू के साथ
सारे शरीर में बहती है जब भी जरूरत होती है, और वो आवश्यकता के अनुसार वो समय समय पर पैदा भी होती है, और लिक्विड एसेंस से। फिर ओरिजिनल की के कार्य देखते हैं। कार्य क्या होते हैं? जीवन को जीवन का परिचालन करना, किडनी की को प्रदान करना, जीवन किस तरह से जीवन चलता है उस चीज का, किडनी की का रूपांतरण करना, की को जो चेंज करना होता है उस चीज का है। यांग सोर्स पॉइंट को पर प्रकट होना, उस पे उससे ही वो यांग सोर्स पॉइंट हमने टेटाइल्स 1 के उसमें पढ़ा था कि यांग सोर्स पॉइंट पे ओरिजिनल की को अंदर लेने का वो रहता है कि हम बाहर से अंदर की तरफ ले सकते हैं। शरीर में रक्त बनाने का कार्य करती है। फिर क्या होता है? ऑपरेशन ऑफ लाइफ, जीवन का परिचालन करना। ओरिजिनल की जो है पूरे नहीं, ऊपर करिएगा थोड़ा। जो लाइफ के जो पूरा संचालन है वो ओरिजिनल की के थ्रू होता है, और ये नॉरिश करती है बॉडी को, हमारे को पोषण देती है। हेवन ऐसे सब जो संपूर्ण शरीर के जो ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, इंद्रिय, सारी जो इंद्रियां हैं, आर्टरीज, वेन्स, सब का जो परिचालन ये ओरिजिनल की करती है। बाकी ये एक ऐसा होता है कि इसी के यही एक शक्ति है जो हमारे शरीर में पूरा संचालन कर रही है। इससे जो कार्य करने की क्षमता मिलती है हमारे को, कि हम जो काम कर सकते हैं, एनर्जी जो मिलती है, कि जो ओरिजिनल की, और ये सभी मेरिडियंस में निरंतर जो है प्रवाहित होती है, जिससे कि जो पूरे शरीर में कार्य करने की क्षमता है वो बनी रहती है, और सब मेरिडियन एक दूसरे से एक कड़ी की तरह जुड़ी रहती हैं। फिर हम आते हैं किडनी की किडनी को की प्रदान करना, कि प्रोवाइडिंग की टू द किडनी। जो क्लासिक ऑफ डिफिकल्टीज के चैप्टर 66 में लिखा है, ओरिजिनल की जो होती है वो दोनों किडनी के बीच में रहती है। जो हमारी दो किडनियां होती है उनके बीच में एक ओरिजिनल की रहती है, वहां पे और बिलो द नेवल, तो वहां पे किडनी में रहती है, गेट ऑफ वाइटेलिटी में। और ओरिजिनल की से दोनों किडनी के जो की तरफ का जो दरवाजा है वो दोनों किडनी की तरफ इक्वली खुलता है। तो इसके उन दरवाजों की तरफ से ये गेट ऑफ वाइटेलिटी के से जो है वो किडनी में प्रवेश कर जाती है, ओरिजिनल की जो होती है हमारी। तो और उससे जो है किडनी के कार्य करने में ऊर्जा, नियंत्रण मिलती रहती है किडनी को। और उसके ओरिजिनल की जो मात्रा की का अमाउंट है, या मात्रा, जो एनर्जी लेवल है, उसी से जो किडनी को एक कार्य करने की क्षमता उससे ही क्षमता निर्धारित होती है।
उसी से जो किडनी के में जो एनर्जी है वो उसी का के माध्यम से मिलती है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट उस पे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द की। जो की का वो जो रूप बदलना होता है, रूपांतरण है, उस चीज पे आते हैं। तो वो कैसे होता है, ये की का तीसरा कार्य है ये शरीर। ओरिजिनल की किडनी से उठती है तथा गैदरिंग की एक दोनों किडनी से उठती है, जो गैदरिंग की है उसको ट्रू की में परिवर्तित कर देती है। फिर यांग सोर्स पॉइंट पे क्या होते हैं कि वो किडनी के मध्यम में जो ये ओरिजिनल की रहती है, इसे गेट ऑफ वाइटलिटी कहते हैं। ये थोड़ा सा पेज को ऊपर लेके, और ये जो होता है जीवन सत्य के तरह होती है, लेकिन की के फॉर्म में रहती है। ये ये ट्रिपल वार्मर के माध्यम से ओरिजिनल की जो सभी मेरिडियन में और जो इंटरनल ऑर्गन के में पहुंचती है। फिर जहां ओरिजिनल की जहां जहां जिन जिन बिंदुओं में शरीर में अंदरूनी ऑर्गन में जो जाकर रुकती है, उन्हें उन बिंदुओं को ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहते हैं। जो ओरिजिनल की गेट ऑफ वाइटलिटी से ट्रिपल वार्मर के थ्रू आई, सभी मेरिडियन में फैली और सब इंटरनल ऑर्गन में फैल गई। तो फिर वो जाके जिन मेरिडियंस में जाके रुकती है जिस पॉइंट पे, वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट होते हैं या यांग सोर्स पॉइंट। तो 12 मेरिडियंस है हमारी, तो उन मेरिडियन के जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट हैं, उन पे उपचार देने पर संबंधित ऑर्गन का जो को हम का इलाज कर सकते हैं, उपचार ठीक कर सकते हैं, कोई भी ओरिजिनल जो की बीमारी का ठीक कर सकते हैं। कंसेप्शनल वेसल का जो 4, 5, 6 और 7 पर उपचार देने पे, या मोक्सा एक वो हार्ब होती है जिसे जलाया जाता है उस पॉइंट पे, तो उसे मोक्सा से ओरिजिनल की का उपचार किया जा सकता है। गवर्निंग वेसल के GB4 पर ओरिजिनल की निकलती है। यह स्थान जो होता है गवर्निंग वेसल 4 का, जो यह स्थान है वो किडनी के मध्य में रहता है, पड़ता है, और वहां पे उपचार देने से ओरिजिनल की का भी उपचार किया जा सकता है। फिर उसका रक्त बनाने में कार्य, तो फूड की जो ब्लड फॉर्मेशन में फंक्शन ऑफ ब्लड फॉर्मेशन जो है, इसमें जैसे अब फूड रक्त में जो जैसे हार्ट जो होता है वो ट्रांसफॉर्म द फूड की इनटू ब्लड, तो ब्लड में जैसे रक्त को में रूपांतरित करती है फूड की को।
हार्ट को, तो फिर ओरिजिनल की इसमें मदद करती है। जब शरीर में रक्त कम बन रहा होता है तो फूड की बनाने के लिए स्प्लीन को ओरिजिनल ऑर्गन सोर्स पॉइंट स्प्लीन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट SP3 और हार्ट के ऑर्गन सोर्स पॉइंट H7 एवं किडनी जहां से ओरिजिनल की उठती है उसके ऑर्गन सोर्स पॉइंट K3 पर उपचार दिया जाता है। मतलब कि अगर रक्त नहीं बन पा रहा है तो फूड की कमी की वजह से बन रहा है, फूड की रक्त की में बदलती है, तो इन 3 बिंदुओं पे उपचार देने पे, किस पे, SP3 और जो स्प्लीन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, हार्ट का ऑर्गन सोर्स पॉइंट H7 और किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट K3 पर उपचार देने पे ये फूड की ब्लड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि बदल जाती है। अब हम फूड की देखते हैं। फूड की क्या है? फूड की जो होता है, हम जो है खाना मुंह से लेते हैं और पेट में जाता है, कि पेट में जाके ये इसका पाचन शुरू होता है, मतलब कि ये रोटनिंग, राइपनिंग वगैरह वो अपने कार्य शुरू होते हैं, HCl वगैरह मिलता है उसमें, डाइजेशन शुरू होता है। फिर इसके बाद जो भोजन होता है वो जो हमारा स्प्लीन होता है वो भोजन को भोजन की में के रूप में रूपांतरित कर देता है और फिर वो फूड की को जो है चेस्ट में भेजता है, लंग्स के पास, और वहां जाके वो गैदरिंग की में बन जाती है। इसके बाद ये हार्ट में जाता है गैदरिंग की। फूड की जो होती है हार्ट में, रक्त को फिर हार्ट में जब जाती है, चेस्ट में, लंग्स में गई तो गैदरिंग की बनी, और हार्ट में जाती है तो उसे रक्त में रूपांतरित कर देती है। तो इस प्रकार कार्य से किडनी और ओरिजिनल की मदद से ये जो कार्य होता है, ये किडनी और ओरिजिनल की मदद से होता है। पहले पेट में गया खाना बचा वहां से, फिर स्प्लीन ने उसको खाने को फूड की बनाया, फिर गैदरिंग की, और फिर हार्ट के थ्रू रक्त बन गया, ब्लड बन गया। तो ये एक पूरा सेवरल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है जो बाई प्रोडक्ट। और फिर ये जो फूड की का स्प्लीन अलग अलग जगह पे भेजता है और इसी से हमारे को शक्ति भी मिलती है। इससे शक्ति मैंने स्प्लीन की ऊपर की तरफ और बहती है, और इससे राइजिंग से शक्ति होती है तो ऊपर की तरफ भेजती है। और अगर वो नीचे जाने लगती है, अगर ये लगे कि नीचे जा रही है तो डायरिया हो जाता है इंसान को। अगर इंसान को डायरिया हो रहा है तो स्प्लीन की, इसका मतलब है नीचे की तरफ जा रही है, तो हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं। अब हम आए गैदरिंग की और जोंग की और एसेंशियल की या एयर की। ये तीनों जो है एक ही के नाम है, अलग अलग नाम है, बट एक ही चीज के है। इस वही वाली पहले होता है कि फूड की ऊपर फेफड़ों में जब भेजा तो फिर वो क्या बन गई, गैदरिंग की। वो कैसे बनी? फूड की में जब शुद्ध हवा मिलती है तो उसे मिलकर जो है वो गैदरिंग की का निर्माण होता है। गैदरिंग की एकदम शुद्ध और पोषित होती है, तो फिर एकदम प्योर फॉर्म में होती है, प्योर और एकदम शुद्ध फॉर्म में होती है। और गैदरिंग की के निम्नलिखित वो हैं कार्य।
तो गैदरिंग की का सबसे पहला कार्य ये होता है, ये हार्ट को और हृदय और फेफड़े यानी हार्ट एंड लंग्स को पोषण देती है, न्यूट्रिशन देती है, हमारी वॉइस को नियंत्रित करती है और एकदम खोल के मतलब कि एक शक्ति स्ट्रेंथ देती है, जिससे हम उच्च मतलब कि एकदम शक्ति से मतदान करती है, उनके आराम से बोल पाते हैं, तेजी से बोल पाते हैं। और इसके गैदरिंग की मदद से जो हमारा ब्लड है, रक्त है, वो पूरे हाथ पैरों में ठीक से संचारित होता है, वो उसका जो हेल्प से फिर सर्कुलेशन होता है और फिर सांस लेने की लंग्स में इतना कंट्रोल आता है कि वो जैसा ब्रीदिंग कंट्रोल की को कंट्रोल करता है और सांस हम अंदर ले पाते हैं। ये गैदरिंग की मदद से होता है। गैदरिंग की कभी भी नीचे की तरफ नहीं वो होती, डाउनवर्ड नीचे की तरफ नहीं जाती, वो ऊपर की तरफ ही रहती है। और रक्त वाहिनियों में जो होता है वो अगर रक्त वाहिनियों में गैदरिंग की का प्रभाव नहीं हो पाता है तो ब्लड स्टैग्नेशन हो जाता है, स्टैग्नेट हो जाता है। उससे क्या होता है, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, हाथ पैरों में ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमारे को कोई गैदरिंग की और जो ओरिजिनल की हेल्प ईच अदर टू फ्लो डाउनवर्ड टू अपवर्ड, हेल्पिंग द इनहेलेशन। गैदरिंग की और ओरिजिनल की एक दूसरे की मदद करती हैं। ओरिजिनल की नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होती है और गैदरिंग की ऊपर से नीचे की तरफ, नहीं ऊपर, सॉरी, ओरिजिनल की जो नीचे से ऊपर की तरफ प्रभावित होती है और सांस लेने में इनहेलेशन, हम जो सांस अंदर लेते हैं, मदद करती है। गैदरिंग की ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होती है तथा किडनी में तक जाकर उसको शक्ति प्रदान करती है। इसी प्रकार से दोनों की मिलकर शरीर की ऊर्जा का चक्र पूरा करती है। मैं कि एक नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, तो एक और पूरा सर्कुलेशन इस तरह से वो पूरा करती हैं। सांस लेने और छोड़ने का भी, क्योंकि ओरिजिनल की मदद से हम अंदर लेते हैं और गैदरिंग की मदद से बाहर करते हैं। हम जैसे भोजन हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है, उसी तरह से गैदरिंग की शरीर में की का समुद्र होता है एक तरह से। सांस लेना, उसमें ऑक्सीजन हम अंदर लेना, फिर ऑक्सीजन को पूरे शरीर में एक एक सेल तक पहुंचाना, और सेल को पोषण प्रदान करना, ये गैदरिंग की का कार्य है। इसीलिए अगर सांस छोड़ने में अगर किसी को तकलीफ होती है तो LU7, LU9 और LU3 पे ट्रीटमेंट देते हैं, और अगर सांस लेने में तकलीफ होती है तो K6 और K7 पे ट्रीटमेंट देते हैं। और अगर दोनों में लेने और छोड़ने में मुश्किल है तो CV17 पे हम ट्रीटमेंट देकर इलाज करते हैं, तो मरीज को फायदा होता है। फिर हम आते हैं न्यूट्रिटिव की। न्यूट्रिटिव की क्या होती है? न्यूट्रिटिव की जो पूरे शरीर के
जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं सारे उनका पोषण प्रदान करती है उन्हें। न्यूट्रिटी की जो होती है रक्त के साथ पूरे शरीर में रक्त वाहिनियों मतलब आर्टरीज के थ्रू वो बहती है पूरे शरीर में, और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन उनमें जो जाती है। और ये रक्त जो होता है ये इसमें जो फूड की के तौर पे ये जो ब्लड होता है ये फूड की से ही बनता है, तो ये वो न्यूट्रिटिव की जो हो की शक्ति भी इसमें रहती है। पोषण शक्ति को न्यूट्रिटिव की कहते हैं, जो इसका जो पोषण करने की शक्ति होती है। जो ब्लड होता है नया ब्लड होता है जो होता है वो फूड की से ही बनता है, तो इसलिए उसमें ही शक्ति होती है। और जब ट्रीटमेंट देते हैं तो हम लोग एक्यूप्रेशर में या एक्यूपंक्चर में तो न्यूट्रिटिव को हम स्ट्रेंथन करते हैं, जो कि वो उस रिस्पेक्टिव ऑर्गन को एक्टिवेट कर सके और पूरा उन्हें उसे पोषण प्रदान कर सके। फिर हम आते हैं डिफेंसिव की जो होती है हमारे स्किन और जो हमारी चमड़ी और मांसपेशियों के बीच में बहती है, मतलब मसल्स और स्किन के बीच में बहती है। ये हमारे को बाहर की हीट, कोल्ड हीट, विंड से बचाती है, के अटैक से बचाती है। और जो हमारे शरीर को होती है वार्मथ, न्यूट्रिशन एंड ह्यूमिडिटी हमारी स्किन को प्रोवाइड करती है, गर्माई और जो न्यूट्रिशन है और उसमें जो ह्यूमिडिटी। अगर ये डिफेंसिव की जो हमारे स्किन के पोर हैं वो खुलने और बंद होने का भी कार्य ये डिफेंसिव की के द्वारा ही होते हैं। वो जो होती है बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल करती है बाय इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग दी स्वेट, मतलब कि पसीने को कम ज्यादा करने करके वो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको भी ये कंट्रोल करती है। और जो हमारे डिफेंसिव की है और न्यूट्रिटिव की है ये दोनों ही फे, फेफड़ों से वो होती हैं। और अगर जो है हमारे लंग्स वीक होते हैं तो डिफेंसिव तो वीक हो जाते हैं दिस, और इससे हमारे को हीट या कोल्ड का अटैक हमारे ऊपर आता है, विंड की का, या अगर हमारी डिफेंसिव की वीक होती है तो सर्दी गर्मी लग जाती है या वो हो जाती है, ठंड लग जाती है। और अगर डिफेंसिव की कम हो जाती है तो लगातार जो है पसीना आने लगता है। डिफेंसिव की या यांग की होती है तो इसलिए ये बाहरी भाग में बहती है, और किडनी की यांग की डिफेंसिव की का निर्माण करती है। इसलिए लंग की और यांग, किडनी यांग दोनों मिलकर बाहरी आक्रमण का प्रतिरोध करते हैं। डिफेंसिव की और स्प्लीन एवं स्टमक का पोषण मिलता है। जब शरीर में डिफेंसिव की घट जाती है तो
व्यक्ति जल्दी ही सर्दी लग जाती है व्यक्ति को, उससे ठंड लगती है। और कुछ ये खास बातें जो हमारे उपचार देने से पहले हम लोगों को याद रखनी चाहिए एक उपचारक के तौर पे। स्प्लीन स्प्लीन भोजन को फुडकी में बनाता है, भोजन के द्वारा। स्प्लीन से फिर भोजन फुडकी फेफड़ों के दो प्रकार, फुडकी के दो प्रकार बनते हैं। तो एक वो होती है न्यूट्रिटिव की, दूसरी होती है डिफेंसिव की। न्यूट्रिटिव की जो है रक्तवाहिनियों के थ्रू जो मेरिडियंस में और मेरिडियंस के थ्रू चलती है अंदर की तरफ, और जो डिफेंसिव की होती है वो स्किन के नीचे पूरे बाहर की तरफ से डिफेंड करती है, मतलब बचाती है हमारे को बाहरी जो बाहर के हमारे हीट और कोल्ड या बाहर के जो वातावरण है उससे बचाती है, जो उसमें इन्फेक्शन है उससे बचाती है। ये इसीलिए मेरिडियन और रक्तवाहिनियों में नहीं जा पाती डिफेंसिव की। न्यूट्रिटिव की शरीर के अंदरूनी भाग में होती है और शरीर को का पोषण करती है। डिफेंसिव की शरीर के बाहरी भाग में रहती है और शरीर के बाहर से बाहर रक्षा करती है। डिफेंसिव की से ही पसीना और तापमान का नियंत्रण होता है, हमारे जो स्वेटिंग होती है और टेम्परेचर होता है उसी से कंट्रोल होता है। अगर किसी व्यक्ति को ठंड या गर्मी ज्यादा लगती है वह अथवा शरीर का तापमान घटता या बढ़ता जाता है, तो उसमें डिफेंसिव की का उपचार किया जाना चाहिए। ऊपर लेके जाइए। शरीर के ऊपरी भाग पर बाहरी आक्रमण से जो लंग की उपचार करती है, जो हमारी डिफेंसिव क्योंकि लंग जो हमारे स्किन के लिए स्किन का कंट्रोलर है, इसलिए लंग की जो होती है ऊपरी भाग से, वो जो शरीर का ऊपरी भाग का बाहरी आक्रमण से बचाव करती है। और ये विंड और जो ठंड या सर्दी लगने पर हम विंड कोल्ड का जो लंग्स का ट्रीटमेंट है वो करते हैं। जुकाम होने पर हम जो है विंड हीट का ट्रीटमेंट करते हैं लंग्स पे, क्योंकि ये हमारे को लंग्स बाहरी वातावरण से बचाता है। शरीर के नीचे के भाग में जो खासकर यूरिनरी ब्लैडर में जो इन्फेक्शन होता है उस आने पर वो हम किडनी यांग का उपचार करते हैं। जो यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए हम किडनी यांग का उपचार करते हैं। शरीर के मध्य भाग में इन्फेक्शन आने पर जो है हम जो है स्प्लीन और स्टमक पे उपचार करेंगे। डिफेंसिव की हमारे बाहरी भाग की रक्षा करती है और रात में जब अंदरूनी भाग की भी रक्षा करती है। जो डिफेंसिव की है रात के समय जो है अंदरूनी भाग की भी रक्षा करती है। रात के बाहर के भाग की तो करती है, रात के समय जो इन ऑर्गन में होते हैं ना आपके शरीर के अंदरूनी इन ऑर्गन की में भी बहती है डिफेंसिव की। दिन में डिफेंसिव
डिफेंसिव की ग्रेट यांग चैनल, लेसर यांग चैनल और एवं जो ब्राइट यांग चैनल में होकर बहती रहती है। प्रातः आंख खोलने के समय डिफेंसिव की जो यूबी में पर होती है, बल्कि यूरिनरी ब्लैडर पे होती है। ये दिन और जो रात में होती है डिफेंसिव की जो है किडनी, हार्ट, लंग, लिवर, स्प्लीन में बहती रहती है। इसी के साथ हमारा ये लाइफ सब्सटेंस चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ डिजीज रिलेटेड टू की देखेंगे, या इसमें ये इसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन में होता है। इसमें हम डिफेंसिव की और सिंकिंग की जो हमने अभी ये पढ़े थे, इसके जो डिसहार्मोनीज हैं उनके डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने कहाँ पे कितना का परसेंट काम नहीं कर रहा होता है। तो देखिए ये होता है डिफेंसिव की जो होती है कितने 75% रह जाएगी तो 75% रह जाएगी अगर की तो फिर जो वो डिफेंसिव होगी। 50% होगी तो फिर वो हमारी सिंकिंग ऑफ द की होती है, और 50 से भी कम हो जाती है तो जो ये कोलैप्स ऑफ की हो जाता है। फिर स्टैग्नेशन, जहाँ पे रुकावट हो जाती है, रुक जाती है जहाँ पे की। और फिर लास्ट में क्या होता है, कंट्रावेक्शन ऑफ की, जो अपने मार्ग से हिल जाती है। उसमें राइजिंग ऑफ की, रेज्ड की भी होती है, एक्सेसिवली रेज्ड भी होती है, बल्कि बढ़ गई या फिर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसको भी उस पे आ जाता है, तो कंट्रावेक्शन ऑफ की हो जाता है। इसका बहुत अच्छा ये नीचे बार डायग्राम दिया है। बैलेंस की कहाँ तक है ये दिखाया पहला, फिर दूसरा ये है डिफेंसिव की कहाँ पे 75% ऊपर से कम पड़े, 25% कम हो गया, डिफेंसिव की रह गई। फिर सिंकिंग ऑफ द की हो गया, तो ये और फिर ये हम लोगों का फिर कोलैप्स ऑफ की, स्टैग्नेशन ऑफ द की, तो इस चीज से है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ की, तो जो ज्यादातर लोग जो होता है डेफिशिएंसी ऑफ की इनसे जो सफर करते हैं उनको कुछ ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सांस लेने में परेशानी होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, आवाज धीमी निकलती है, थकान, हर समय थके हुए से रहेंगे, कंटिन्यू बहुत ज्यादा पसीना आता है, स्पॉन्टेनियसली एकदम से पसीना आने लगेगा, फिर भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ स्टूल। अगर देखिए सांस का और ये उसमें अगर जो सांस का और आवाज में प्रॉब्लम है तो ये लंग्स पे आपको ट्रीटमेंट देने, और भूख और स्टूल में प्रॉब्लम है, लूज स्टूल, पतले दस्त होने पे स्प्लीन पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, और वीकनेस इन लेग्स में। और जो ये कुछ और जो पेशेंट से थोड़ा सा उसके डायग्नोज करके फिर इंटरनल ऑर्गन की में पता किया जाता है कौन सी है डेफिशिएंसी ऑफ की का। पहली चीज, एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, लीवर की कभी डेफिशिएंट नहीं होती,
लिवर की कभी डेफिशिएंट नहीं होती, स्टेगनेंट हो सकती है, लेकिन लिवर में कभी डेफिशिएंसी ऑफ की नहीं होती। डेफिशिएंसी ऑफ की जो शुरू होती है वो लंग्स से होती है। पहले लंग्स की डेफिशिएंट होगी, फिर स्प्लीन की, देन किडनी, देन हार्ट, देन पेरिकार्डियम। ये एक सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में लिवर की जो है डेफिशिएंट होगी। अगर स्प्लीन की डेफिशिएंट है तो इसका मतलब है लंग की तो डेफिशिएंट होगी ही होगी, और हार्ट की डेफिशिएंट है तो स्प्लीन और लंग भी डेफिशिएंट डेफिनेटली होगा। तो इसी तरह इसी सीक्वेंस में डेफिशिएंसी होती है। तो लंग जो गवर्न की, तो इसीलिए की का जो की डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले जो है हम लोगों को लंग की पे हम लोग रोक सकते हैं जया भैया, हम लोग रोक सकते हैं, वो आ गई हैं। ठीक है, अभी हम यहीं से करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ की से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक, थैंक यू डॉक्टर जया। वेलकम। हमारे बीच में इसमें ललिता जी ज्वाइन कर चुकी हैं और उन्होंने पिछली बार हार्ट पर डिस्कस किया था, तो उनका स्वागत है। और ललिता जी, आपको ये खोल दिया, बताइए जो भी आपको कहना। नमस्ते सबको। नमस्ते। एक आपने मांगा था ये हार्ट का, ये पहले यही वाला कर दिया, उसके बाद में कर देंगे। ठीक। हम लोग हार्ट के बारे में पढ़े थे, पहले देखे थे कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो इंफीरियर वेना केवा है और सुपीरियर वेना केवा है, उस दोनों में से अशुद्ध ब्लड सबसे पहले राइट एट्रियम में आती है, और राइट एट्रियम में आने के बाद राइट वेंट्रिकल में आती है, जिसमें से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आने के लिए एक द्वार की आवश्यकता होती है। एक द्वार होता है ताकि वो आ ही सके, सिर्फ ब्लड वापस जा ना सके, इसलिए एक द्वार की आवश्यकता होती है। उस द्वार को ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद वो ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए दोनों लंग्स में जाती है। दोनों लंग्स में जाने के लिए एक पल्मोनरी आर्टरीज होती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा दोनों लंग्स में जाती है, और उस आर्टरी में जाते ही एक द्वार होती है, उसे पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। फिर दोनों साइड से लंग्स ब्लड प्यूरिफाई होकर, मतलब ऑक्सीजनेटेड होकर, वो पल्मोनरी वेन्स द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आती है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के लिए एक द्वार होती है ताकि वो सिर्फ आ ही सके, वापस जा ना सके, उसके लिए एक दरवाजा होती है। जैसे ही ब्लड आती है फिर वो बंद हो जाता है, जिसे मिट्रल वाल्व कहते हैं या बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आके एरोटा द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है, और फिर वैसे ही एरोटा में जाते ही एरोटा को महाधमनी भी कहते हैं। वहां जैसे वहां जाती है, वहां पे एक द्वार होता है ताकि एरोटा से वापस ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसीलिए वहां भी एक द्वार होती है जिसे एरोटिक वाल्व कहते हैं। और फिर वो एरोटा द्वारा पूरा शरीर में ब्लड चला जाता है, शुद्ध ब्लड। ठीक है, आर्टरीज के माध्यम से। ये है हमारा ये हार्ट। ये बिना कावा है, ये बिना कावा है जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है, क्योंकि अशुद्ध रक्त आ रहा है। फिर ये राइट एट्रियम है, ये वाल्व है जो मैडम ने बताया है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। यहाँ पर आया, ये राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल के बाद ये चली जाती है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से चली जाती है, क्योंकि हृदय से निकली है तो आर्टरी कहलाती है। पल्मोनरी आर्टरी चली गई, और जब वहां से शुद्ध होकर के आई तो इन
कि ये देखिए इनके माध्यम से इधर से आई और ये इधर से भी आई, ये सब करके इधर से आई और आने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आई। और ये वाल्व जो है जिसको मैडम ने मिट्रल वाल्व कहा है, ये है, इसको बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, इसको बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं और ये माइट्रल वाल्व भी कहलाता है। इसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध रक्त आया हुआ है और फिर यहाँ से जब होता है तब जो जाता है इस माध्यम से आयोटा, ये आयोटा का है और ये आयोटा का द्वार है जिस पर कि आयोटिक वाल्व कहलाता है ये। और यहाँ से फिर ये निकल करके और ये पूरे शरीर में ये चली जाती है, शुद्ध रक्त है इसलिए उसको हल्के से रेडिश दिखाया हुआ है। इसका ये होता है स्कारलेट रेड और ये होता है पर्पल रेड। ठीक मैडम, अब वो शुरू कर दे हम जी। पेज नंबर 63। 63। सिक्सटी वन है, 61, सॉरी 61 तक हुआ था पहले, 61। हाँ ठीक। हृदय का कार्य संचालन, हृदय कैसी कार्य करती है उसके बारे में देखते हैं। हृदय मांसपेशियों का बना अंग है और ये संकुचन और आकुंचन एक लय एवं क्रमबद्ध तरीके से करता है। ये सिस्टोल, संकुचन यानी सिस्टोल और आकुंचन यानी डायस्टोल, ये सिस्टोल और डायस्टोल एक क्रम या एक लयबद्ध तरीके से करते हैं। हार्ट सिस्टोल एक सक्रिय प्रवस्था है जबकि डायस्टोल एक निष्क्रिय प्रवस्था है। सिस्टोल मतलब होता है सिकुड़ना और डायस्टोल मतलब होता है फैलना। हम देखे थे कि सबसे पहले एट्रियम सिस्टोल होती है, फिर वो सिकुड़ती है, उसके बाद ब्लड, वो जैसे ही ब्लड आता है वो सिकुड़ जाती है, फिर जैसे लेफ्ट एट्रियम ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में दे देती है तो फिर वो फैल जाती है। अलग अलग एट्रियम और वेंट्रिकल का सिकुड़ना और फैलना को सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं। और ये क्या है, जब हार्ट सिस्टोल एक सक्रिय प्रवस्था है जबकि डायस्टोल एक निष्क्रिय प्रवस्था है। ये सिस्टोल और डायस्टोल दोनों एक चक्र पूरा करते हैं। एक चक्र को पूर्ण करने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। इसे एक हृदय चक्र कहते हैं या कार्डियक साइकिल कहते हैं। हार्ट सिस्टोल सक्रिय प्रवस्था है, एक एक्टिव फेज है, अतः इसे प्रारंभ करने हेतु हृदय पेशी को एक स्टिमुलस की जरूरत होती है, एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है कि हार्ट को जो सक्रिय करे उसके लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है और ये स्टिमुलस प्रत्येक 0.8 सेकंड के अंतर पर आवश्यकता होती है। राइट एट्रियम की दीवार में विशेष उत्तक से बना साइनो एट्रियम नोड होता है। हार्ट सिस्टोल एक सक्रिय प्रवस्था है। ये ना जूम होते होते फिर बंद हो जाता है। क्या चीज? ठीक है, हम बुक से देख लेते हैं। हार्ट सिस्टोल सक्रिय प्रवस्था है जबकि एक्टिव फेज है, अतः इसे प्रारंभ करने हेतु हृदय पेशी को एक स्टिमुलस की आवश्यकता होती है और ये स्टिमुलस हर 0.8 सेकंड पर इसकी आवश्यकता होती है। मतलब उत्प्रेरक, उसको चलाने के लिए, हार्ट को चलाने के लिए एक किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है कि उसको गोले की स्टार्ट करने के लिए एक इम्पल्स की आवश्यकता पड़ती है जिसे साइनो एट्रियम नोड कहते हैं और ऐसे नोड कहते हैं जो कि लेफ्ट एट्रियम में उपस्थित होता है। ये एक करंट सिस्टम है, साइनो एट्रियम नोड और एवी नोड। ये क्या होता है कि हमारा शरीर में सब कुछ चलता है, सबके लिए नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो शरीर के हर एक पार्ट में फैला हुआ है। तो हार्ट में ये जिस जहाँ पे है वो साइनो एट्रियम नोड है, वहां पे सबसे पहले ब्रेन से
करंट आती है, ठीक है, साइनो एट्रियम नोड पे, और वो फिर धीरे धीरे सभी एट्रियम और वेंट्रिकल में ये फैलती है, ठीक है। विशेष ऊतक से बना होता है साइनो एट्रियम नोड स्थित है, जो ऑटोमेटिकली सिस्टोल हेतु इम्पल्स जनरेट करता है, अतः इसे पेस मेकर भी कहते हैं। यह इम्पल्स सर्वप्रथम राइट एट्रियम तथा लेफ्ट एट्रियम को सिस्टोल करता है। सबसे पहले ये होता है, सबसे पहले कहाँ है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ये जाता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम को सिस्टोल प्रदान करता है। अब यह इम्पल्स एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से होते हुए एवी नोड मतलब राइट वेंट्रिकल में आती है, होते हुए स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव टिश्यू बंडल ऑफ हिच के माध्यम से दोनों वेंट्रिकल को सिस्टोल करती है। कार्डियक साइकिल, प्रत्येक हृदय चक्र सामान्य 0.8 सेकंड का होता है। इन 0.8 सेकंड में निम्न घटनाएं होती है। 0.8 मतलब एक बार सिस्टोल हुआ डायस्टोल हुआ मिला के एक चक्र होता है, एक सिस्टोल और फिर डायस्टोल दोनों मिला के एक चक्र होता है, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मिला के एक चक्र मतलब पूरा एक चक्र पूरा करता है, जिसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसमें क्या होता है 0.8 सेकंड में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम मतलब ऊपर का राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का सेम टाइम सिस्टोल होता है, मतलब वो सेम टाइम सिकुड़ते हैं। हम लोग देखे थे कि जब भी ब्लड आता है इधर से पूरे शरीर का अशुद्ध ब्लड आता है राइट एट्रियम में, और इधर से प्यूरिफाई होकर दोनों लंग्स से ब्लड आती है लेफ्ट एट्रियम में। तो दोनों का आने का समय एक ही है, ठीक है, दोनों का ब्लड आने का समय एक ही है, और इसमें मात्र टाइम लगता है 0.1 सेकेंड, ठीक है। फिर है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का सेम टाइम डायस्टोल होता है, मतलब वो सेम टाइम फैलता है, और वो जैसे ही फैलता है ब्लड नीचे आ जाती है, ठीक है। तो इसका सेम टाइम सिकुड़ने का टाइम है 0.7 सेकेंड। फिर है राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का सेम टाइम सिस्टोल है 0.3 सेकेंड। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे का दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल सेम टाइम डायस्टोल होते हैं, मतलब फैलते हैं, इसमें टाइम लगता है 0.5 सेकेंड, ठीक है। देखते हैं कुछ हार्ट के जो अपना खुद का नियम होता है उसके नियम को देखते हैं। ये देख लीजिए सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, अलिंद का प्रकुंचन, अलिंद का अनुशीतलन, और मतलब वही फैलना और सिकुड़ना, डायस्टोल और सिस्टोल, ठीक है। नियम है, पहला नियम है हृदय के चारों एट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल नहीं करते हैं। हृदय के चारों एट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ 0.4 सेकेंड डायस्टोल में रहते हैं, मतलब फैले हुए रहते हैं, रिलैक्स में रहते हैं एक साथ, लेकिन एक साथ चारों सिकुड़ते नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये जो का पहले वाला है ये इससे है, ABCD वाला जो ना काखा वाला हाँ काखा ये वाला ये इससे बना हुआ है। फिर है हार्ट साउंड, हार्ट का जो साउंड आता है वो कहाँ से आता है और कितने समय के लिए आता है वो देखते हैं। हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ ट्राइकस्पिड एवं बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने पर फर्स्ट हार्ट साउंड उत्पन्न होती है। क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ जब दोनों वेंट्रिकल सिस्टोल होती है तब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होने पर फर्स्ट हार्ट साउंड, मतलब जब वो जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से चली जाती है पल्मोनरी आर्टरीज में और इधर एरोटा में चली जाती है, तब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ ट्राइकस्पिड एवं बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने पर फर्स्ट हार्ट साउंड उत्पन्न होती है, जो 0.1 सेकेंड की ड्यूरेशन की होती है। इसे स्टेथोस्कोप से चेस्ट पर लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में निपल के नीचे सुनते हैं। इंटरकोस्टल मतलब होता है रिब्स, दोनों रिब्स के, इंटरकोस्टल मतलब होता है हमारा रिब्स। इसी प्रकार वेंट्रिकुलर डायस्टोल के साथ एरोटा एवं पल्मोनरी ट्रंक के दोनों सेमुलर
वाल्व के बंद होने पर सेकंड हार्ट साउंड उत्पन्न होती है। जब ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक और इधर इधर भी राइट साइड भी ब्लड वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी वाल्व में जाती है और इधर से जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वाल्व में जाती है और वो जब बंद हो जाता है तो दूसरी हार्ट साउंड उत्पन्न होती है। दूसरा बंद होने का जो साउंड होता है उसे सेकंड हार्ट साउंड कहते हैं, जो 0.14 सेकंड की समय काल होती है। इससे चेस्ट पर राइट और लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मैन्यूब्रियम स्टर्नी के पास सुन सकते हैं। इन साउंड के एबनॉर्मल होने पर वेल्वुलर डिफेक्ट एवं वेल्वुलर डिफेक्ट से उत्पन्न होने वाले हृदय रोगों के बारे में पता होता है, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आवाज सुनकर कि वाल्व में दिक्कत है कि नहीं। यह कार्डियक साइकिल एक फिजिकल इवेंट है जिसे हम चेस्ट खोलकर या एक्सरे मशीन पर देख सकते हैं, किंतु इस फिजिकल इवेंट्स को उत्पन्न करने वाली इंपल्स जो एक इलेक्ट्रिकल फास्ट इवेंट है, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के माध्यम से अध्ययन करते हैं। ये जो हार्ट है ना, हार्ट कैसे कार्य करती है, मतलब किस लय से या फिर कितनी स्पीड में उसको करना चाहिए वो काम करती है। ठीक है, उसी को हम लोग इसके ईसीजी के द्वारा जानते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि ये कैसी कार्य करती है और ये बहुत फास्ट होती है। यह इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हार्ट के वेरियस पार्ट, सरफेस एवं कैविटीज, हृदय की विभिन्न सतहों एवं गुहाओं के अलग अलग समय पर घटती है, अतः इनकी विस्तृत जानकारी आगे लिखते हैं। सिद्धांत: मानव शरीर एक वॉल्यूम कंडक्टर है जिसे एक ट्रायंगल मानकर उसे सेंटर में हृदय को इमेज करे। बायां हाथ तथा दायां हाथ और बायां पैर इस त्रिकोण के बिंदु है। तीनों एंगल्स पर स्ट्रेप्स बांधकर यदि उनके वायर्स मिला दें तो हमें जीरो पोटेंशियल का एक इलेक्ट्रोड मिल जाता है। ठीक है, मतलब ये बताने ललिता मैम, इसे मत पढ़ाइए क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है ना, तो इसको समझने में डूब जाएंगे, फिर फंक्शन नहीं समझ पाएंगे। ये वाला ईसीजी का है पूरा ना, तो ये ईसीजी का स्टडी वाला है। ये थोड़ा सा चैप्टर कभी बाद में विषय का, क्योंकि इसको इसमें भूल जाएंगे ना, भटक जाएंगे। मेन चीज उसका जो हार्ट का है वो वाला पढ़ा दीजिए, जैसे रेगुलेशन कि भाई क्या है ये ईसीजी में करते क्या है। ईसीजी के माध्यम से हार्ट ब्लॉक दशा में ये यहाँ से पढ़ा दीजिए, थोड़ा सा मालूम केवल रहे। अदरवाइज ईसीजी अपने आप में एक स्टडी है, वो टफ है। ईसीजी के माध्यम से हार्ट ब्लॉक दशा में इंपल्स का कंडक्शन कहाँ ब्लॉक्ड है इसके बारे में ज्ञात करते हैं। ठीक है, इंपल्स जनरली ना ईसीजी में ये देखते हैं कि वो करंट सही से आ रहा है कि नहीं, और एक एक जगह में एट्रियम में, वेंट्रिकल में, फिर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये हर जगह सही से जाती है कि नहीं इसके बारे में पता चलता है। और अगर यहाँ गड़बड़ी है मतलब हार्ट में कोई दिक्कत है। हार्ट का मस्कुलेचर किस दशा में है, ठीक है, एट्रियल फाइब्रिलेशन और हार्ट एनामोली ज्ञात होती है, मतलब ट्रैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, मतलब हार्ट किस तरह से कार्य कर रही है इसके बारे में जानने के लिए ईसीजी किया जाता है। ठीक है, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। मानव जीवन में विभिन्न ग्रेड के कार्य करता है जिसे उसे O2 पोषण की आवश्यकता होती है। इन दशाओं में कार्डियक साइकिल को रेगुलेट करने हेतु दो विधियां हैं, मतलब जो कार्डियक साइकिल है हमारा हार्ट को नियंत्रित करने वाले, मतलब रेगुलेशन करने वाले, कम ज्यादा करने वाले दो इसके विधि है। पहला है नर्वस रेगुलेशन, मतलब जो नर्वस हृदय पे हमारा किस किस जगह का कंट्रोल है वो बताया है। पहला है नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन, नर्वस सिस्टम क्या करती है और कैसे करती है हार्ट को रेगुलेट। इस कार्य में मुख्य भाग क्रेनियल नर्व उसे कहते हैं जो ब्रेन से निकलती है, उसे क्रेनियल नर्व कहते हैं। क्रेनियल नर्व वेगस का है जिसके माध्यम से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर एसए नोड और एबी नोड तक पहुंचते हैं। ब्रेन से मतलब जो हमारे नर्व निकलती है क्रेनियल नर्व, उससे
वो नर्व पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स द्वारा ऐसे नोड में पहुंचती है। ठीक है, ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर सामान्य ऐसे नोड की कार्य गति पर नियंत्रण रखते हैं। इसे वेगल टोन कहते हैं। एथलीट्स और स्विमर्स में वेगल टोन अधिक होने के कारण उनमें कार्डियक साइकिल का समय 0.8 सेकंड से अधिक हो सकता है, अतः उनकी हार्ट रेट कम होगी और वर्किंग क्षमता अधिक होगी। वेगस के अलावा सिंपैथेटिक फाइबर सिंपैथेटिक चेन के सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर गैंग्लियन से आते हैं, जो हृदय को रक्त आपूर्ति करने वाली कोरोनरी आर्टरी को जाती है। कोरोनरी आर्टरी जो हृदय को रक्त देती है, वैसे तो शरीर में, पूरे शरीर में आर्टरीज और वेन्स फैले हुए हैं और सभी जगह के आर्टरीज और वेन्स का नाम अलग अलग है, लेकिन जो आर्टरी हार्ट में है और जो हार्ट को ब्लड देती है, हार्ट को पोषण देती है, उसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। यह कोरोनरी आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करके ये अपने प्रभाव को हटाकर सामान्य रक्त आपूर्ति करवाते हैं। उसके बाद है एंडोक्राइन रेगुलेशन। इसमें 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 जो है ये आवश्यक है। देखिए, पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक का दो शब्द बहुत आते हैं नर्वस सिस्टम में, तो इसको ये जाने रहिए कि पैरासिम्पैथिक है क्या। देखिए, सिंपैथिक कब होगी? सिंपैथी माने जब आपको कोई किसी संकट में है तो सिंपैथिक है, यानी सामान्य दशाओं से भिन्न कोई दशा है तो इस सिंपैथिक काम शुरू करता है, उसमें आपको सिंपैथी की आवश्यकता है, क्योंकि कोई फंक्शन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए सिंपैथी है, तो इसलिए सिंपैथिक फाइबर्स वहां फंक्शन करते हैं। पैरासिम्पैथिक माने जो सामान्य दशाओं में कोई काम होता है वो पैरासिम्पैथिक फाइबर्स उसको काम पूरा करते हैं। इस चीज को केवल सामान्य जाने रहिए ताकि यह चीज आपको मालूम रहे, क्योंकि ये बहुत आगे नर्वस सिस्टम में बहुत आएंगे कि पैरासिम्पैथिक क्या है और सिंपैथिक क्या है, बस इसको समझे रहिए। जी चलिए। दूसरा है इंडोक्राइन ग्लैंड का रेगुलेशन। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? हार्ट पे हृदय मसल्स पर एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन एक्ट करके मसल्स का फोर्स को कंट्रैक्शन बढ़ा देती है। ठीक है, ये क्या करती है? जो एड्रिनल, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, उससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन क्या करता है? हार्ट के मसल्स का फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा देते हैं। ठीक है, जब दौड़ने के लिए अगर दौड़ना हो, मान लीजिए, तो आपको दौड़ने के लिए और अधिक ताकत चाहिए ना, तो ये दोनों, ये जो है एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन, ये हार्मोन्स निकल करके आपकी एक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यह इसमें या तो लड़ाई या तो फाइट और फ्लाइट वाली मोड होती हैं। तो ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स, यानी सारे मसल्स हमारे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पर ही निर्भर होते हैं। जितना आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही तेज आप मूवमेंट करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो यानी आपका मूवमेंट या आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप देखते हैं पल्स के बारे में। पल्स क्या होता है? रक्त की मात्रा जो लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल के द्वारा एरोटा में बलपूर्वक धकेला जाता है, वह रक्त को रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने को मजबूर करता है। उसी समय उस रक्त पंपिंग फोर्स द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों के सहारे कंपन तरंग आगे भेज देता है, जो परिधीय कैपिलरी एवं ऊतकों को संदेश है कि रक्त की आपूर्ति हो रही है। ठीक है, ये एरोटा द्वारा जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में जाती है और एरोटा से जाके जब वो वेट्रीज में जाती है, तो उस जिस फोर्स के साथ जाती है, जिस फोर्स के साथ उसको जाना चाहिए, उस फोर्स को ही देखते हैं हम पल्स के रूप में, कि वो आ रही है उस फोर्स के साथ या नहीं आ रही है, मतलब ठीक है, उसी फोर्स को देखते हैं। ये क्या होता है? कितना फोर्स होना चाहिए? तो 4 मीटर प्रति सेकंड एरोटा में होना चाहिए, 8 मीटर प्रति सेकंड धमनी में होनी चाहिए, मतलब एरोटा के बाद जो धमनी आती है उसके बाद होना चाहिए। 16 मीटर प्रति सेकंड छोटी धमनी में होना चाहिए, मतलब जिसे आर्टरियोल्स कहते हैं। एरोटा होता है महाधमनी, फिर धमनी और फिर छोटी धमनी। ठीक है, पल्स छूकर महसूस की जाती है शरीर में धमनी त्वचा के नीचे, जहां धमनी सीधे अस्थि पर रखी हुई है,
वही पल्स अध्ययन की जाती है। रेडियल पल्स कलाई में है, फीमोरल पल्स इग्नोइल क्षेत्र में है, कैरोटिड पल्स गर्दन में है एवं डोर्सेलिस पीडिस डोर्सल ऑफ फूड में है। पल्स अध्ययन निम्न भांति करते हैं। जो हमारा पल्स होता है, पल्स रेट वो 72 ±5 प्रति मिनट होना चाहिए। ठीक है, गति सामान्य से अगर अधिक हो, यही पल्स रेट अगर अधिक दिखाई दे रहा है तो उसे ट्रैकीकार्डिया कहते हैं, और अगर पल्स रेट कम हो तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, अब 72 ±5 इतना अगर हो नॉर्मल है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो तो ट्रैकीकार्डिया, और इससे कम हो तो ब्रेडिकार्डिया। मतलब 1 मिनट में ही इससे ज्यादा हो रहा है तो ट्रैकीकार्डिया, और अगर 1 मिनट में इतना भी नहीं हो पा रहा है तो ब्रेडिकार्डिया कहते हैं उसे। जब पल्स रेट हृदय गति की तुलना में कम हो, पल्स डिफेक्ट सामान्य गहरी सांस की स्थिति की इंस्पायरेटरी फेज में हृदय गति एवं पल्स रेट बढ़ जाती है और एक्सपायरेटरी फेज में दोनों घट जाती है। इसे साइनस एरिथमिया कहते हैं। ट्रैकीकार्डिया क्या होता है? फिजियोलॉजिकली इमोशनल, ठीक है, इमोशनल कंडीशन में ये बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर कोई एक्साइटमेंट हो, मतलब कुछ हम लोग अचानक कुछ खुशी के बारे में सुन लेते हैं या फिर दुखी के बारे में, तो भी ये ट्रैकीकार्डिया हो जाती है, मतलब हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, एट्रियल फिल्टर हाई फीवर या टॉक्सिक एडिनोमा हो तब भी ये हार्ट बीट बढ़ जाती है, मतलब पल्स रेट बढ़ जाती है। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? यह दशा फिजियोलॉजिकली डिप्रेशन में तथा ट्रेंड एथलीट्स में होती है। वह रोग जिसमें इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे मेनिंजाइटिस तथा सेरिब्रल एब्सेस में। इस कंडीशन में ब्रेडिकार्डिया हो जाती है, मतलब पल्स रेट कम हो जाती है। ठीक है, फीवर आने पर पल्स रेट 10 मिनट प्रति डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड बढ़ती है, किंतु थायराइड फीवर में पल्स रेट बॉडी टेम्परेचर की तुलना में कम बढ़ती है, जिसे ब्रेडिकार्डिया में ही गिना जाता है। ये पढ़ना है क्या? इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। गुड। यहाँ देख लेते हैं पेज नंबर 69 में। कार्डियक आउटपुट वैसे बता दीजिए, क्यों कोई ये क्वेश्चन आता कभी आ सकता है ना। ये जो है उसका ये वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट। ठीक, कार्डियक आउटपुट हृदय पेशी की कार्य क्षमता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट उसे कहते हैं कि हृदय पेशी मतलब हार्ट की मसल्स कितनी काम करती है इन टर्म ऑफ ब्लड वॉल्यूम। अतः कार्डियक आउटपुट रक्त की वह मात्रा है जो प्रति मिनट लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा एरोटा में पंप की जाती है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम रक्त की वह मात्रा है जो एक वेंट्रिकल प्रति बार अपनी ग्रेट मसल्स में पंप कर देता है। ठीक है, सामान्य जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 ml होता है, हार्ट रेट 70 प्रति मिनट होगा, और CO यानी कार्डियक आउटपुट 49 मतलब वही 5 लीटर। मतलब कितना होना चाहिए कार्डियक आउटपुट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे हार्ट रेट से तो वो निकल जाएगा हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम 70 और हार्ट रेट 70। मान ले मतलब 72 है, लेकिन अगर प्लस माइनस 70 भी नॉर्मल आता है तो दोनों को करेंगे तो इतना इनका होना चाहिए, कार्डियक आउटपुट होना चाहिए 4900, ठीक है, ml पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम अधिकांश हृदय पेशियों पर निर्भर करता है, अतः हृदय पेशियों की खिंचाव लंबाई एवं फोर्स कंट्रेक्शन के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शन है।
धमनी रक्तदाब, एट्रियल ब्लड प्रेशर। It is the pressure of flowing blood excrete on the lateral walls of the artery. It can calculate धमनी रक्तदाब, कार्डियक आउटपुट और परिधीय प्रतिरोध। पेरिफेरल लेफ्ट वेंट्रिकल अपने सिस्टोलिक फेज में संकुचन करके रक्त को एरोटा में बलपूर्वक पंप कर देता है। एरोटा में इलास्टिक फाइबर अधिक मात्रा में है, अतः वो फैलकर रक्त को समायोजित कर लेते हैं। इस वेंट्रिकल बल्ब को एरोटा दो फोर्स एनर्जी में विभाजित हो जाती है। जब वो एरोटा में जाती है तो दो प्रकार के फोर्स में विभाजित हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी जो रक्त प्रवाह प्रारंभ करता है, मतलब जब प्रारंभ करता है तो वो काइनेटिक फोर्स में है। काइनेटिक फोर्स में ये पता चलता है कि ये काम करेगा, लेकिन कितना करेगा ये बताता है उसका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये बता रहा है कि एरोटा में कितना कार्य, मतलब एरोटा कितना कार्य कर सकता है। उसमें दो प्रकार की फोर्स उत्पन्न होती है। ठीक है, एक पहला है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। पहला जो काइनेटिक एनर्जी है वो बताता है कि एरोटा में रक्त प्रवाह प्रारंभ होगा, अब मतलब वो प्रारंभ करता है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ये बताता है कि वो कितना करता है। पोटेंशियल एनर्जी जो इलास्टिक फाइबर फैलकर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी के समाप्त होने से पहले पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करके रक्त प्रवाह को वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय भी कंटिन्यूअस फ्लो बनाए रखता है। इस प्रकार एक हृदय चक्र में दो प्रेशर प्राप्त होते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल पर जो प्रेशर डेवलप होगा वो सिस्टोलिक प्रेशर है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, जब दोनों वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तब जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद वेंट्रिकल डायस्टोल के अंत में एरोटा में जो प्रेशर डेवलप होगा उसे कहते हैं डायस्टोल प्रेशर। इसी को कहते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। जो होता है हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है 120 ± 10, ऊपर का होगा सिस्टोलिक और नीचे का है डायस्टोलिक 80 ± 10। ठीक है, इतना होना चाहिए नॉर्मल। उच्च रक्तदाब हाइपरटेंशन, जब डायस्टोलिक प्रेशर 90 mm से अधिक हो जाता है तब वो हाइपरटेंशन कहते हैं। निम्न रक्तचाप मतलब हाइपोटेंशन, जब वो 70 mm से कम हो जाता है नीचे वाला तो उसे लो ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, ये दोनों रक्तदाब जो है ये सिस्टोलिक पे कोई क्वेश्चन नहीं है, डायस्टोलिक पे ही क्वेश्चन है। सारा कैलकुलेशन डायस्टोलिक का है। डायस्टोलिक अगर 90 से अधिक है तो हाई और 90 अगर 70 से कम है तो लो, ये इसका अर्थ है। यानी इसमें सिस्टोलिक का कोई रोल नहीं है, ये बताने की कोशिश की गई है। ब्लड वेसल्स देख लें, चले ब्लड वेसल्स थोड़ा नीचे। हाँ, शरीर में संपूर्ण रक्त प्रवाह दो भागों में बांटा गया है। पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, जिसमें दाहिने वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में रक्त पंप किया जाता है। पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरीज निकलकर फेफड़े में आर्टियोल्स और कैपिलरीज द्वारा जाल बिछा देती है। यहाँ O2 और CO2 का आदान प्रदान होने के पश्चात ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में लौट जाती है। ठीक है, एक होता है पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेशन। चित्र बना हुआ है, देखिए वही वाला जो बनाया था, हार्ड वाला जो दिखाए थे वही। जब ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व द्वारा पल्मोनरी आर्टरीज में जाती है तो उसे ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए जब वो जाती है तो उसे कहते हैं पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। और जब वो वापस शुद्ध होकर आती है उसके बाद जब एरोटा द्वारा पूरे शरीर में जाती है, वेंट्रिकल से शुद्ध होकर लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा द्वारा जब पूरे शरीर में जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं सिस्टमेटिक या
सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, जिसमें बाह्य वेंट्रिकल से एरोटा में रक्त डाल दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया है कि कैसे कैसे ब्लड आता है, सब लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर एरोटा में, फिर लार्ज एट्रीज में, मतलब बड़ी धमनिया में, फिर आर्टरीज में, फिर एट्रियोल्स में, फिर छोटी छोटी कैपिलरीज में जाती है, फिर वेन्यूल्स में, फिर वेन्स में, फिर वेना केवा, फिर राइट एट्रियम। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा शुद्ध ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एरोटा में आती है, उसके बाद एरोटा द्वारा, एरोटा क्या है हमारा महाधमनी है, फिर लार्ज एट्रीज मतलब बड़ी धमनी, महाधमनी के बाद बड़ी धमनी, फिर छोटी धमनी, ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स। वेन्यूल्स जहाँ है मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन से जो शुद्ध ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है, वेन्यूल्स छोटे छोटे वेन्यूल्स में आ जाती है, फिर वेन्स में, फिर वेना केवा, जो हम पढ़े थे कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, उसके बाद सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से अशुद्ध ब्लड आ जाती है हमारा राइट एट्रियम में, ठीक है। इसी तरह हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है और हृदय अपना पंपिंग का कार्य करते हैं। धमनी की दीवारें स्मूथ मसल्स फाइबर एवं इलास्टिक फाइबर से बनी है, अतः वेंट्रिकुलर फोर्स को एब्जॉर्ब करके उसी एनर्जी को अलग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन आने तक उपयोग करते हुए रक्त प्रवाह बनाए रखती है। शिराओं की दीवार धमनी की तुलना में पतली होती है, ठीक है, और इनमें इलास्टिक फाइबर भी नहीं के बराबर है, अतः रक्त प्रवाह की दिशा में इनमें कपाट यानी वॉल्व है जो रक्त को पीछे नहीं लौटने देता है, इसे वॉल्व कहते हैं। 4 प्रकार के वॉल्व होते हैं, हम लोग देखे हैं आगे। दैहिक रक्त संचरण सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन में रक्त प्रवाह को नियमित करने हेतु मस्तिष्क के मेडुला में वेसोमीटर सेंटर स्थापित है, जिसमें एफेरेंस और इफेरेंस निकलकर धमनी और आर्टरियोल्स की दीवार में प्रवेश करते हैं, जिसे पेरिफेरल आर्टरीज और आर्टरियोल्स की दीवारों में स्ट्रेक रिसेप्टर्स मौजूद है। यह बैरो रिसेप्टर विशेष कैरोटिड साइनस, एरोटिक आर्क, कॉमन एरोटिक आर्टरी एवं आर्टेरियो केबल जंक्शन पर मौजूद है, जो सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन में रक्त दबाव परिवर्तन की सूचना मस्तिष्क को यानी मेडुला को भेजती है। इसके अलावा दूसरे विशेष ग्राह्य रिसेप्टर्स जिसे कीमो रिसेप्टर्स है, जो रक्त में रासायनिक परिवर्तन की सूचना मस्तिष्क एवं मेडुला को भेजते हैं, ठीक है। कीमो रिसेप्टर ये ना रिसेप्टर्स है, मतलब ये ना हार्ट में किस तरह का कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है, ये ब्रेन को बताती है और फिर उसे वो करती है। कीमो रिसेप्टर विशेष रूप से कैरोटिड बॉडी एवं एरोटिक बॉडीज में है। इसी प्रकार कुछ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर भी है जो मेडुला के डोर्सल वेगल न्यूक्लियस से संबंधित है। सिंपैथेटिक फाइबर द्वारा वैसोकंट्रिक्शन और सिंपैथेटिक टोन के कम होने से वैसोडायलेशन होता है। वैसोडायलेशन में पैरासिम्पैथेटिक फाइबर भी कुछ मदद करते हैं। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैस एट द कैपिलरी बेड। ब्लड कैपिलरी सिंगल लेयर फ्लैट सेल से बनी होती है। इंडोथेलियम है जो अधिकतर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के आदान प्रदान का संबंध बनाती है। पोषक तत्व आयंस और जल कैपिलरी में ECF और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ सेल जो ICF में मौजूद है, वे ECF के माध्यम से कैपिलरी फ्लूइड में प्रवेश कर जाते हैं। ये आदान प्रदान फिजिकल लॉ बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ग्रेडियंट में आधारित है। बस ये आप पढ़ दीजिए। व्हाट इज ठीक, थैंक यू।
थैंक यू। आज का बस यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर जितना हुआ होगा फिर धीरे धीरे और बार बार इसको पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नमस्ते। नमस्कार।